नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल KS कॉम्पिटिटिव स्टडी में। आज हम लोग जैसा कि देख रहे हैं संविधान की सीरीज चल रही थी, उसमें एक संविधान का महत्वपूर्ण चैप्टर या भाग कह सकते हैं कि संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। और यहाँ से बहुत सारे सवाल परीक्षाओं में बनते हैं। आज के बाद कोशिश यही रहेगी कि आपके वो सारे सवाल बन जाएं, चाहे परीक्षा में कहीं से भी प्रस्तावना से रिलेटेड सवाल आएगा तो गलत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रस्तावना की बात आती है तो सबसे पहले देखा जाता है कि प्रस्तावना आई कहाँ से या किस देश के संविधान से ली गई है। तो प्रस्तावना जो है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का प्रावधान लाने का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। इन्होंने ही संविधान सभा के समक्ष एक उद्देश्य के रूप में एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था 13 दिसंबर 1946 को, जिसे संविधान सभा के द्वारा पास कर दिया गया। और यह एक उद्देश्य या प्रस्ताव के रूप में मान्यता प्राप्त हुई इसको। तब से इसको क्या कहा गया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, उद्देशिका भी कहते हैं। और यह ली कहाँ से गई, तो ये अमेरिका के संविधान से ली गई। कहाँ से ली गई प्रस्तावना, अमेरिका के संविधान से ली गई है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो कहाँ से ली गई है, या इसकी जो भाषा है वो कहाँ से ली गई। तो प्रस्तावना का प्रारूप जो है वो लिया गया अमेरिका के संविधान से, और इसके अंदर जो भाषा प्रयोग की गई वो कहाँ से ली गई, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रारंभिक वाचन इसका कहाँ से शुरू होता है प्रस्तावना का, तो शुरुआत होती है हम भारत के लोग, ऐसे ही आगे संबुद्ध उपदेश के साथ साथ समाप्त होती है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया। किसको, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। आगे देखते हैं इसमें प्रस्तावना में संविधान के स्रोत क्या हैं। तो स्रोतों की अगर बात करेंगे तो संविधान के स्रोत, संविधान को ताकत कहाँ से मिलती है, हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता से। कहाँ से मिलती है, भारत की जनता से मिलती है। और भारत में सर्वोच्च क्या है, संविधान है। संविधान को ताकत कहाँ से मिलती है, जनता से मिलती है। अब इसका बात आती है प्रस्तावना के स्वरूप की। तो स्वरूप कैसा है, जैसा कि यहाँ पर पहले ही दिया गया था, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी इत्यादि शब्द मिला के इसका प्रारूप स्वरूप बना है। क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य या गणतंत्र, ये इसका क्या है, स्वरूप है। तो यहाँ बात आती है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका क्या मतलब है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न माने कि ये भारत जो है क्या है, एक सॉवरेन कंट्री है। मतलब यह जो है किसी के अब नियंत्रण में नहीं है, ना तो किसी बाहरी शक्ति के नियंत्रण में। अर्थात भारत अपने स्वयं के निर्णय ले सकता है, चाहे वो आंतरिक मामलों में हो या विदेशी मामलों में हो, या भारत की सीमा के संबंधित कोई विवाद हो, उसमें किसी भी बाहरी देश के बिना हस्तक्षेप के भारत अपने सारे निर्णय ले सकता है। इसी को क्या कहते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसी तरीके से क्या है, समाजवादी। तो समाजवादी का मतलब क्या है, भारत का संविधान एक ऐसा स्वरूप प्रदान करता है, प्रस्तावना भारत के संविधान को एक ऐसा प्रारूप स्वरूप प्रदान करती है जिसमें समाजवादी विचारधारा की बात की गई। समाजवादी विचारधारा के लिए क्या है, इसको रिलेट कर लेंगे भारत और यूरोपीय समाजवाद से। तो यूरोपीय समाजवाद क्या था, संघर्ष पर आधारित था। यूरोपीय समाजवाद कैसा था, संघर्ष पर आधारित था। भारतीय समाजवाद जो है नेहरू और गांधी जी के विचारों पर आधारित है। माने कि गांधी जी के विचारों पर ज्यादा झुकाव देखने को मिलता है कहाँ, भारतीय संविधान में। उसके बाद आते हैं पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, अर्थात भारत क्या है, एक पंथ निरपेक्ष देश या राष्ट्र है जिसमें सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण प्राप्त है। किसी भी धर्म विशेष के लिए भारत में कोई अलग से संरक्षण की व्यवस्था नहीं है, अर्थात सारे लोग अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका प्रचार करने और उसके तरीके से रहने के लिए स्वतंत्र हैं। उसके बाद आता है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्र का मतलब क्या है, भारत एक ऐसा देश है इसमें क्या है, उसका संविधान लोकतंत्र पर आधारित, अर्थात उसको शक्ति कहाँ से मिलती है, लोकतंत्र अर्थात जनता से मिलती है। इसी तरीके से बात करते हैं गणराज्य या गणतंत्र। तो यहाँ से एक सवाल बनता है कि भारत एक गणराज्य है या गणतंत्र है, या गणराज्य किसे कहते हैं,
या गणतंत्र किसे कहते हैं। यहाँ से एक सवाल बनता है, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, वनडे इत्यादि बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ सकता है। तो गणराज्य का मतलब क्या होता है कि ऐसा देश जिसका राजा या मुखिया क्या होगा, वंशानुगत तरीके से चुना जाएगा। अर्थात जैसे कि राजा का पुत्र हुआ या बेटा पुत्र हुआ या पुत्री हुई या उसके परिवार का कोई अन्य वंशज जो है वो वंश क्रमानुसार के आधार पर जो है क्या होता है, अपने पद को आसीन करता है और राज्य करता है। और गणतंत्र का मतलब क्या होता है, गणतंत्र माने होता है इसका जो शासक होगा वो क्या होगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव के माध्यम से चुना जाएगा। अर्थात यह जो है वंश परंपरा पर आधारित नहीं है, यही इसकी विशेषता है, यही इसीलिए इसको क्या कहते हैं, गणतंत्र। अर्थात यहाँ जनता अपना शासक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है, जो कि अपने समय अनुसार और क्रमानुसार बदलता भी रहता है। इसके बाद देखते हैं, ये स्वरूप की बात हो गई, अर्थात ये जो प्रस्तावना का स्वरूप है वो कैसा है वह इसमें बता दिया गया। आगे आते हैं, इसका प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, किस लिए ये बनाई गई है, संविधान का उद्देश्य क्या है वह इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले नंबर पर आता है न्याय, दूसरे पर आती है स्वतंत्रता, तीसरे पर आती है समता, चौथे पर आती है व्यक्ति की गरिमा, पांचवें पर आता है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, और अंतिम में है बंधुता। इन सारे उद्देश्यों के साथ भारतीय प्रस्तावना लाई गई या भारतीय संविधान में ये सारे तत्व इसके माध्यम से रखे गए। तो एक एक करके देखेंगे। न्याय, उद्देश्य क्या है इसका, न्याय। न्याय में कौन कौन से न्याय की बात करता है भारतीय संविधान, तो करता है सामाजिक न्याय की बात करता है, आर्थिक न्याय की बात करता है और राजनीतिक न्याय की बात करता है। अब देखते हैं सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है। सामाजिक न्याय का मतलब है भारतीय संविधान के अंतर्गत जो जनता है वो सबको जो है समान रूप से अधिकार प्राप्त है, उसमें सारे लोग जो है सामाजिक रूप से एक बंधुत्व के साथ रहते हैं और इसमें किसी के साथ भी दोयम दर्जे का व्यवहार नहीं किया जाता है। दूसरा क्या है, आर्थिक न्याय की बात करते हैं। आर्थिक न्याय का मतलब क्या है, यह उस तरीके का न्याय है जैसे कि कोई व्यक्ति, इसमें क्या है, आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी को भी न्याय की व्यवस्था भारत के संविधान में देखने को नहीं मिलती। अर्थात चाहे वह व्यक्ति गरीब हो, अमीर हो या कोई बहुत बड़े ओहदे पर हो, ऐसा नहीं है कि वो उसके ओहदे के हिसाब से उसको न्याय दिया जाएगा। भारतीय संविधान जो है सभी के लिए समान न्याय की बात करता है, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो। उसके बाद आते हैं राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। राजनीतिक न्याय का माने क्या है कि भारतीय जनता जो है उसके सारे लोग जो है सभी को समान रूप से राजनीतिक न्याय की बात करता है। अर्थात सभी जो है कि चाहे वो कोई राजनीतिक कार्यालय हो, वहां जाने का स्वतंत्र रूप से अधिकार है, चाहे किसी राजनीतिक पार्टी में राजनीति या चुनाव इत्यादि के बारे में कोई लड़ने की बात हो, अर्थात राजनीति से संबंधित सभी प्रकार के जो न्याय हैं वो भारत की संपूर्ण जनता को एक समान दिए गए हैं। उसमें किसी के लिए कोई अलग से क्रीमी लेयर की व्यवस्था नहीं की गई है। तो इस तरीके से देखा हमने कि न्याय, कौन कौन से न्याय की बात करते हैं। अब यहाँ से एक प्रश्न उठ सकता है कि भारतीय संविधान जो है किस प्रकार के न्याय की व्यवस्था की वकालत करता है। उसमें 4 ऑप्शन हो सकते हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, धार्मिक न्याय, राजनीतिक न्याय और धार्मिक न्याय। तो उसमें कौन से, ये 3 हो जाएंगे। और धार्मिक न्याय की वकालत नहीं करता है क्योंकि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। उसके बाद देख लेते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता की बात क्या है, भारतीय जनता को स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के अधिकार हैं। अर्थात भारतीय संविधान जो है अपने सभी लोगों को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार देती है, चाहे वो कोई काम हो या कोई व्यापार हो, सब स्वतंत्र तरीके से रह सकते हैं, कहीं भी अबाध रूप से जा सकते हैं, कोई व्यापार कर सकते हैं और कहीं भी रहने बसने के लिए स्वतंत्र हैं। उसके बाद आते हैं समता की बात करते हैं। समता यह एक बहुत ही विशेष व्यवस्था है, अर्थात यहाँ सभी लोग जो है समानता के साथ रहते हैं, चाहे वह किसी सेवा में नियुक्ति की बात हो या चाहे वह किसी सेवा में नियुक्ति की बात हो या किसी व्यापार वाणिज्य को करने की बात हो, सारी जगहों पर जो है
समान अधिकार हैं सभी के पास। उसके बाद है व्यक्तिगत गरिमा की बात की गई है। यहाँ पर व्यक्तिगत गरिमा की बात माने संविधान के अनुच्छेद 21 में इसको विधिवत तरीके से बताया गया है। उसमें कहा गया है कि सभी लोगों के लिए अपने तरीके से जीवन जीने, गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। उसमें अनुच्छेद 21 में विस्तृत रूप से बताया गया है। उसमें क्या है, व्यक्ति को स्वच्छ पानी हो गया, रहने के लिए सही जगह हो गई, खुले में सांस लेने का अधिकार इत्यादि बहुत सारे अधिकार इसमें दिए गए हैं। अर्थात व्यक्ति जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत व्यक्तिगत गरिमा के साथ जीने का पूरा अधिकार रखता है। उसी के बाद आता है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। इसमें क्या बताया गया है, भारत की जनता चाहे वो किसी राज्य या प्रांत की हो, सभी लोग एकता के साथ बंधुत्वता के साथ रहते हैं और क्या करते हैं, कहीं भी जाने आबाद रूप से व्यापार वाणिज्य करने। और अखंडता से तात्पर्य यह है कि पूरा भारत जो है क्या है, एक बंधुत्व के साथ बंधा हुआ है, आपसी सौहार्द के साथ रह रहा है। इसलिए भारत की पृष्ठभूमि कैसी है, अखंड भारत इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का किसी के साथ दोयम व्यवहार नहीं किया जाता है। आगे आते हैं, बंधुता की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान सभी लोगों को आपसी भाईचारा और बंधुत्व के साथ रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। अर्थात यहाँ की जो व्यवस्था है वो क्या है, बंधुता पर आधारित है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से किसी तरीके का द्वेष भावना नहीं रखता है। आगे देखते हैं, इसमें कुछ अन्य बातें कही गई हैं। इतना सब करने के बाद में एक केस आता है, उसमें क्या है, बेरुवाड़ी संघवाद, यह एक केस आया था, बेरुवाड़ी संघवाद 1960। इसमें उस सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सब प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें संशोधन, अतः इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है, संशोधन नहीं किया जा सकता। क्या कहा गया इसमें बेरुवाड़ी संघवाद में, जो 1960 में आया था? इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संविधान का भाग नहीं है क्या, प्रस्तावना, अतः इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके बाद एक और बहुत ही चर्चित केस आया, उसका नाम है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। यह कब आया था? 1973 में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में आया। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय को पलटते हुए कहा कि जो पूर्व में बेरुवाड़ी संघवाद में दिया गया निर्णय जो था वह गलत था। अर्थात प्रस्तावना या उद्देशिका जो है संविधान का भाग है और इसमें उसके मूल ढांचे को न परिवर्तित करते हुए संशोधन किए जा सकते हैं। इस प्रकार से इस केस के द्वारा यह सिद्ध हो गया कि प्रस्तावना भी संविधान का भाग है, लेकिन इसमें अनुच्छेद 368 के आधार पर संशोधन नहीं किए जा सकते हैं, केवल वहीं तक संशोधन किए जा सकते हैं जहां तक कि इसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन न हो। उसके तुरंत बाद एक संशोधन आया, उसका क्या नाम था? 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में आया। उसके साथ प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, वह क्या थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें जोड़ दिए गए, जो कि अभी तक का एकमात्र संशोधन है प्रस्तावना में। इसके बाद अभी तक कोई भी संशोधन नहीं किया गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता के बारे में हम लोग पहले से ही यहाँ पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं, इसके लिए कुछ विशेष संबोधित नाम रखे गए जो प्रख्यात न्यायविद रहे हैं उनके द्वारा। तो सबसे पहले NM पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा? यह क्या है? संविधान का परिचय पत्र है। किसने कहा था? ये NM पालकीवाला ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का परिचय पत्र है।
उसके बाद एक और विख्यात न्यायविद रहे आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर। इन्होंने क्या कहा, प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा। क्या कहा, दीर्घकालिक सपनों का विचार है यह। और संविधान की प्रस्तावना को एक अन्य नाम क्या दिया गया, प्रस्तावना संविधान की आत्मा या कुंजी है। क्या कहा गया, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या कुंजी कहा गया। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रस्तावना क्या दर्शाती, प्रस्तावना एक प्रकार से संविधान का सार है, जिसके अंतर्गत संविधान की सारी चीजों को समाहित किया गया है, अर्थात उसके प्रारूप को हम आसानी से समझ सकते हैं। आगे से अब किसी भी परीक्षा में आने वाले सवाल इतना अगर देख लिया गया, 2-3 बार हम लोग देख लेते हैं, तो उसके बाद कोई भी सवाल यहाँ से गलत नहीं होगा। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही निरंतर अच्छी अच्छी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होंगी, उनको देखते रहें। धन्यवाद।